वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की हमारी क्लास होने वाली है एक नए चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। देखिए गाइस, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही इजी चैप्टर है। इसकी वेटेज है 6 to 8 मार्क्स। वैसे 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है इससे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग, तो बाद में पढ़ेंगे, अभी आज हम पहले पढ़ेंगे मनी। भाई मनी तो नाम तो सुना ही होगा। अब मनी है सबके पास, लेकिन इसका मीनिंग कोई नहीं जानता। तो आज हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग। देखिए, मनी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कुछ और, जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। बिल्कुल, ये आपने पहले भी पढ़ा है, बार्टर सिस्टम। तो वो सिस्टम जहां पर पैसे तो थे नहीं, सामान के बदले सामान दिया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम। क्या गाइस? क्या वो सिस्टम जहां पर सामान के बदले सामान दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम। और हमारे यहां पर इसका एक और नाम है सीसी इकोनॉमी। सी फॉर कमोडिटी। सी का मतलब क्या है गाइस? यहाँ सी का मतलब है कमोडिटी। सी टू सी का मतलब है कमोडिटी के बदले कमोडिटी। तो आपने पहले भी पढ़ा है बार्टर सिस्टम क्या होता है। हमें यहां पर पढ़ना है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स और इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर सिस्टम। ये जो बार्टर सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं थी, कौन कौन सी दिक्कतें थी। तो करें स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉब्लम है गाइस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। सबसे पहली क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। भाई कोइंसिडेंस कहते हैं इत्तेफाक, और डबल कोइंसिडेंस कहते हैं डबल इत्तेफाक। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में आती थी गाइस, वो है इत्तेफाक। कि देखिए, जो एक को चाहिए वो दूसरे के पास होना चाहिए। मतलब अगर ए है, उसके पास बुक है और उसे पेन चाहिए, तो उसे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पेन हो और जिसे बुक चाहिए हो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम के अंदर आती थी गाइस, वो क्या है? वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। अब देखिए, आजकल कितना आसान है, हमारे पास फोन है, कॉल करके एक दूसरे से ले सकते हैं। लेकिन ना उस टाइम हमारे पास फोन हुआ करता था, ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप था कि हम पूछ लेते कि भाई आपके पास ये है क्या। तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम आती होगी उस टाइम। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ओके, कि हमें जो चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, और जो सामने वाले को चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन पूरी हो सकती है। ये सबसे पहली प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की। सेकंड है गाइस, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। के देखिए, अगर ढूंढकर बहुत मेहनत करके ऐसा बंदा ढूंढ भी लिया जिसे जो चाहिए हमारे पास है और हमें जो चाहिए उसके पास है, अब सवाल ये आता है गाइस, इसे नापे कैसे? अब फॉर एग्जांपल, अगर हमें राइस चाहिए और हमारे पास क्या है? व्हीट है, ठीक है। तो हमने ऐसा बंदा ढूंढ लिया जिसके पास वाइस वर्सा है। अब सवाल ये है, कितनी राइस के बदले कितना व्हीट। अब आजकल तो भाई हर चीज को हम पैसों में नाप लेते हैं, मनी में काउंट कर लेते हैं। ये चीज इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है। बट उस जमाने में तो कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। तो सोचिए कितना मुश्किल होता था चीजों को मेजर करना। क्योंकि कोई ऐसा कॉमन मेजर तो था ही नहीं। आजकल तो पैसे हमारे पास होते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम के अंदर आती थी गाइस, वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कि हम चीजों को मेजर कैसे करें, ये बहुत ही मुश्किल होता था चीज़ों को मेजर करना। अब 1 किलो के बदले 1 किलो, 2 किलो के बदले 1 किलो, कैसे? आप फ्रूट्स ही ले लीजिए आप, तो बड़ा मुश्किल था चीज़ों को मेजर करना। तो हमने 2 प्रॉब्लम पढ़ ली बार्टर सिस्टम की। पहली, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, और सेकंड गाइस, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। भाई डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं गाइस फ्यूचर पेमेंट्स को। डेफर्ड पेमेंट्स किसे कहते हैं? फ्यूचर पेमेंट्स को। वो पेमेंट जो हमें फ्यूचर में कभी करनी है, उन्हें क्या कहा जाता है? डेफर्ड पेमेंट्स, है ना। तो गाइस, उस जमाने में जो तीसरी प्रॉब्लम आती थी वो थी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स कैसे करें, ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। कैसे? ध्यान से सुनिएगा।
आजकल क्या होता है, आजकल अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो कितना आसान होता है गाइस, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो बदले में पैसे देने होते हैं। तो भाई मान लो किसी से आपने 10,000 लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे क्या करेगा, 10,500 ले लेगा विद इंटरेस्ट, यही तो होता है। लेकिन सोचिए उस ज़माने में हमारे पास, उस ज़माने में पैसे तो थे ही नहीं, तो अगर किसी ने किसी से उधार लिया तो सोचिए उधार लेने में कितनी दिक्कत है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो भाई हमने 5 किलो सेब उधार लिए किसी से और ये वादा किया कि 6 किलो सेब देंगे, ठीक है। अब जब 6 किलो सेब देने गए वो कहने लगा हमने तो फ्रेश एप्पल दिए थे आपको, ये तो ऐसे हो रहे हैं। दूसरा, हमने आपको सीजन में दिए थे, आप ऑफ सीजन में दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जो बार्टर सिस्टम में आती थी कि फ्यूचर में मतलब जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, उधार का लेन देन, वो बहुत ही मुश्किल होता था बार्टर सिस्टम के अंदर। ओके, क्योंकि देखिए आजकल क्या है, आजकल तो हमारे पास पैसा है जिसकी वैल्यू क्या है, एक जैसी रहती है, ना अप होती ना डाउन जाती। लेकिन उस जमाने में क्या था, चीजों की वैल्यू तो अप डाउन हो सकती है गाइस। अब सीजन में कोई चीज सस्ती मिलती है और ऑफ सीजन में कोई चीज महंगी मिलती है। तो तीसरी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ओके, फोर्थ है गाइस लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथी प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में आती थी गाइस वो है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, के जो लोगों के पास वेल्थ होती थी, उनकी प्रॉपर्टी होती थी, उसे स्टोर करना बहुत मुश्किल था। आजकल हमारे पास क्या है, आजकल हमारे पास पैसा होता है, गोल्ड होता है, अच्छा जी हम क्या करते हैं उसे स्टोर कर लेते हैं, इतना सारा पैसा इतनी सी जगह में आ जाता है ना। उस टाइम पे लोगों के पास क्या था, उस टाइम पे लोगों की प्रॉपर्टी क्या होती थी, गायें, बैल, सब्जी, अनाज, ये सब लोगों की क्या होती थी, ये सब लोगों की वेल्थ होती थी। अब सोचिए जानवरों को स्टोर करना कितना मुश्किल है, उनको खिलाना पड़ेगा, उनको पिलाना पड़ेगा, फिर उन्हें धूप से बचाना है, उन्हें चोरी से बचाना, बारिश से बचाना, तो कितना मुश्किल था उस जमाने में लोगों को अपनी स्टोर करना वेल्थ को। तो आजकल ये ऐसे मसला ही नहीं आता क्योंकि पैसा है, बेचारा चुपचाप साइड में रहता है, ना किसी से बोलता ना कुछ कहता। तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या पड़ी हमने बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। उस जमाने में अपनी प्रॉपर्टी को स्टोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ओके, फिफ्थ और लास्ट है गाइस लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। बेसिकली लैक ऑफ डिविजिबिलिटी के देखिए कुछ सामान ऐसा होता है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सर मतलब भाई मान लो एक बंदा है ए, उसके पास क्या है वीट है और उसे बदले में काऊ चाहिए, ठीक है। तो उसे एक बंदा मिल गया बी जिसके पास वाइस वर्सा था। अब सवाल ये है वीट उसे चाहिए 5 किलो, अब काऊ तो पूरी जाएगी, अब काऊ ये तो नहीं कि जी 5 किलो काट के दे दो। तो भाई कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जो बार्टर सिस्टम में आती थी कि जो गुड्स डिवाइड नहीं हो सकते उनको कैसे एक दूसरे से लेन देन करें। तो गाइज हमने 5 प्रॉब्लम पढ़ ली बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। ओके, अब जैसे हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है तो गाइज बार्टर की प्रॉब्लम का भी कुछ ना कुछ समाधान तो होगा ही। तो उसका सॉल्यूशन है गाइज मनी। वो जो प्रॉब्लम आपने पढ़ी बार्टर सिस्टम की उसको ख़त्म किया किसने, मनी ने। तो आज ये जानते हैं मनी भाई के बारे में कुछ। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, भाई देखो आज तक इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे पाया, कोई मनी की डेफिनेशन नहीं है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कोई कहता है मनी इज़ व्हाट मनी डज, कोई कुछ कोई कुछ। तो एक जनरल सी डेफिनेशन बन के आई है, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन रीपेमेंट ऑफ डेट्स। कोई भी वो चीज़ जो एक्सेप्ट कर ली जाती है गुड्स और सर्विसेज के बदले और उधार को चुकाने के बदले, उसे ही कहा जाता है मनी। कोई भी वो चीज़ जो एक्सेप्ट कर ली जाती है किसके बदले, गुड्स और सर्विसेज के बदले और उधार के बदले, उसे क्या कहा जाता है गाइस, मनी या फिर मनी भाई, है ना। तो गाइज मनी का भी जैसे KGF का अपना इतिहास था, ऐसे ही मनी का भी अपना क्या है, इतिहास है। खैर वो इतिहास आपके सिलेबस से कट हो चुका है। हमारे पास सिर्फ क्या है, हमारे पास है गाइज फंक्शंस ऑफ मनी। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं मनी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। भाई मनी के 2 फंक्शन होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। बहुत ही आसान टॉपिक है गाइस, क्योंकि जो बार्टर की प्रॉब्लम थी वही मनी के क्या है, वही मनी के फंक्शन है। तो देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन। फर्स्ट,
मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आपने पढ़ा था बार्टर की सबसे पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट, तो उसका सॉल्यूशन है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। के देखिए पहले जो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी उसको खत्म कर दिया किसने, मनी ने। भाई प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा बंदा ढूंढो जिसे जो चाहिए हमारे पास है, हमें जो चाहिए उसके पास है। अब क्या है, जो आपके पास है पहले उसे मनी में कन्वर्ट करा लो और फिर जो आपको चाहिए वो उस मनी से परचेज कर लो। मतलब उस बार्टर की प्रॉब्लम को मनी ने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, बीच में क्या आ गया, मनी आ गया। जो आपके पास है उसे पहले आप मनी में कन्वर्ट करा लें और फिर आपको जो चाहिए उसे क्या कर लें, मनी से बाय कर लें, खरीद लें। तो सबसे पहली जो फंक्शन है गाइस मनी का वो क्या है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आजकल एक चीज के बदले या दूसरी चीज के बदले मनी एक्सेप्ट किया जाता है। सेकंड है मनी एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। नाम ही बता रहा है बार्टर की प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, के उस जमाने में प्रॉब्लम थी चीजों को नापने का कोई जरिया नहीं था। आजकल क्या है बच्चों, आजकल मनी जो है वो चीजों को नापने काम आता है। अब हम फोन लेके आए तो आप क्या कहते हो, भाई कितने का है, बुक लेके आए कितने की है, शर्ट लेके आए कितने की है, जीन्स लाए कितने की है। तो कितने की मतलब हम चीज़ों को किस में नापते हैं, मनी की फॉर्म में नापते हैं। इसका मतलब मनी का सेकंड फंक्शन है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आजकल जो चीज़ों को मेजर किया जाता है वो मनी की फॉर्म में किया जाता है। हर चीज़ किस में नापी जाती है, मनी में ही नापी जाती है। ये थे दो प्राइमरी फंक्शन, बहुत आसान। नेक्स्ट है गाइस सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। अब मनी के कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी हैं। सबसे पहला मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये कौन, नाम ही बता रहा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का सॉल्यूशन है गाइस मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। के आज के दौर में उधार लेना और देना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। क्यों, क्योंकि आजकल उधार मनी की फॉर्म में लिया जाता है। हम एक दूसरे से क्या लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं और बदले में भी क्या देते हैं, बदले में भी पैसे ही देते हैं। इसका मतलब मनी का तीसरा फंक्शन है गाइस मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आजकल कितना आसान है किसी से भी उधार लेना या देना, बार्टर में ऐसा पॉसिबल नहीं था। फोर्थ और लास्ट है गाइस मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये किसका सॉल्यूशन है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का। कि उस जमाने में वेल्थ को स्टोर करने में दिक्कत आती थी, लेकिन आजकल हम लोग अपनी वेल्थ को किस में कन्वर्ट करके रखते हैं, मनी की फॉर्म में। और मनी को स्टोर करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके, तो हमने 4 फंक्शन पढ़े मनी के, 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी, मनी का भी और हमारा भी। आज का लास्ट टॉपिक है गाइस मनी सप्लाई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी, जिसमें पेपर नोट्स आ जाएंगे, कॉइन्स आ जाएगा और डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा बैंक के साथ, इन सर्कुलेशन विच आर हेल्ड बाय पब्लिक एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर समझ नहीं आया बिल्कुल भी, तो भाई समझाया कब, अब देखो। तो लोगों के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी स्टॉक होता है मनी का, अब उसमें क्या क्या आएगा, जितने हमारे पास नोट्स हैं, कॉइन्स हैं और जो हमारा बैंक में पैसा रखा है जिसे हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के पास जितना भी पैसा होता है सर्कुलेशन में, उसे ही क्या कहा जाता है, मनी सप्लाई। तो आसान भाषा में हमारे पास, हम सब के पास पूरे इंडिया में जितना भी पैसा सर्कुलेशन में है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उस पूरे के स्टॉक को क्या कहा जाता है गाइज, मनी सप्लाई। अब सवाल यह है, इतना बड़ा इंडिया, इतना बड़ा मुल्क, तो भाई कैसे पता लगाएं कि मनी सप्लाई कितनी है। तो गाइज आरबीआई के पास एक बहुत अच्छा तरीका है, तो ध्यान से देखिएगा। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई कैसे नापती है कि फिलहाल इस टाइम पर कंट्री के अंदर कितना पैसा है सर्कुलेशन में। तो आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन, तो डीमोनेटाइजेशन में साफ साफ बता दिया गया था कि फिलहाल इस टाइम पर इतनी करेंसी है हमारे पास। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैसे देखते हैं आरबीआई को कैसे पता चलता है मनी सप्लाई कितनी है इकोनॉमी के अंदर। तो उनके पास 4 ऑप्शन है, M1, M2, M3, M4। तो सबसे पहला M1, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो है गाइस M1। M1 बराबर होता है C प्लस DD प्लस OD, C फॉर करेंसी। अब इसमें नोट्स भी आ जाएंगे, कॉइन्स भी आ जाएंगे। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, हमारा बैंक में जितना भी पैसा रखा है जिसे हम कभी भी निकाल सकते हैं। FD की बात नहीं हो रही है, फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा। और प्लस
अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास जितना भी डिपॉजिट्स रखा रहता है गाइस बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस का या फिर कंपनीज का, वो क्या कहलाता है, अदर डिपॉजिट्स। तो M1 किसके बराबर होता है, C प्लस DD प्लस OD के। ओके ठीक है। सेकेंड है गाइस M2, M2 होता है M1 प्लस, मतलब ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब देखिए पुराने जमाने में बैंक तो थे नहीं, तो पोस्ट ऑफिस होता था, तो पोस्ट ऑफिस में जितना भी सेविंग के खाते में लोगों का पैसा रखा है वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है M2 में। तो M2 में M1 तो आएगा ही आएगा, ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो पोस्ट ऑफिस में लोगों के सेविंग खाते हैं उसमें जितना भी पैसा रखा रहता है वो किस में आ जाता है, M2 में। नेक्स्ट है गाइस M3, M3 होता है M1, मतलब C प्लस DD प्लस OD तो आएगा ही आएगा, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, मतलब FD, जितनी भी FD करा रखी होती है लोगों ने वो भी आ जाती है M3 के अंदर। फोर्थ और लास्ट है गाइस M4, M4 में क्या आता है, M3 तो आएगा ही आएगा, मतलब M1 प्लस ये तो आएगा ही आएगा, प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जितना भी सेविंग रखा है लोगों का सारा आ जाएगा, बस एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 11वीं क्लास में हमें पढ़ाया गया था, इसको छोड़कर बाकी सारा पैसा आ जाएगा जितना भी पोस्ट ऑफिस के पास रखा है। तो गाइज ये टॉपिक कुछ समझने का नहीं है, इसमें आपको बेसिकली लर्न करना है, क्योंकि ये एक तरीका है आरबीआई जिससे नापती है M1 C प्लस DD प्लस OD, M2 M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, M3 M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, और M4 M3 प्लस टोटल डिपॉजिट। देखिए यहां पर तो खाली क्या था, सेविंग डिपॉजिट था, जबकि यहां पर जितना भी डिपॉजिट रखा है पोस्ट ऑफिस के पास बस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसे छोड़कर बाकी सारा आ जाएगा। ओके तो हमने क्या पढ़ा, हमने मनी सप्लाई पढ़ा क्या होता है, और हमने उसके 4 मेजर्स भी देख लिए, M1 M2 M3 M4। याद रखिएगा M1 मोस्ट कॉमन मेजर है जो इस्तेमाल किया जाता है आरबीआई द्वारा। ओके तो गाइज इसी के साथ हमारा टॉपिक और हमारा मनी का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है, और हमारी आज की ये क्लास भी। तो मिलेंगे बहुत जल्द किसके साथ, अगले चैप्टर, मतलब बेसिकली बैंकिंग के साथ, अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इंतज़ार करें नई वीडियो का।